शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। सिप्रालेक्स अमूमी तौर पर खौफ, डिप्रेशन, परेशानी, टेंशन और एंजाइटी की कैफियत के अंदर डॉक्टर अक्सर इस्तेमाल करवाते हैं। ये किस तरीके से हमारे मूड को स्विंग करती है, मूड को बेहतर करती है, एनर्जी लेवल को बेहतर करती है, किन अमराज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, इस दवा का इस्तेमाल किस तरीके से तर्क किया जाना चाहिए, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और शुगर के मरीज़ों में इस दवा का इस्तेमाल किस तरह फ़ायदा देता है और किस कंडीशन के अंदर इस दवा का इस्तेमाल फ़ौरन रोक देना चाहिए। ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। सिप्रालेक्स के अंदर जो साल्ट पाया जाता है उसे स्टेलोप्राम कहते हैं। ये 5 mg, 10 mg और 20 mg में दस्तयाब होती है। हमारे दिमाग के अंदर जो एक न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान गैप होता है और दिमाग सीरोटिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करता है। जब वो सीरोटिन नाम का केमिकल उस गैप के अंदर आ जाता है, उस गैप के अंदर मौजूद रहता है, तो उस वक्त तक हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मूड बिल्कुल ठीक रहता है और टेंशन परेशानी नहीं होती। कुछ मरीज़ों के अंदर ये सीरोटिन जो लेवल है ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, वापस चला जाता है और वो गैप्स खाली हो जाते हैं। एस्टेलोप्राम उन गैप्स के अंदर जो सीरोटिन आता है, दिमाग रिलीज़ करता है, उसका जो फासला है यानी कि उसका स्टे है उसको ज़्यादा करता है, उसको वापस नहीं जाने देता। इसीलिए हम इसको सीरोटिन री अपटेक इनहिबिटर भी कहते हैं। इस तरह जितनी देर सीरोटिन उन गैप्स के अंदर मौजूद रहता है इंसान का मूड जो है वो ठीक रहता है, खौफ, परेशानी, डिप्रेशन की कैफियत नहीं होती। एस्टेलोप्राम हमारे दिमाग से रिलीज़ होने वाले उस सेरोटिन को उस गैप के अंदर मौजूद रखता है ताकि वो वापस ना जाए और इंसान खौफ, परेशानी और डिप्रेशन का शिकार ना हो। ये जैसे जैसे ये सेरोटिन हमारे उस नर्वस सिस्टम के उन गैप्स के अंदर मौजूद रहता है, इंसान का एनर्जी लेवल इम्प्रूव रहता है, वो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होती है, बेहतर महसूस कर रहा होता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, उसकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो चुकी होती है, टेंशन ख़त्म होती है, डिप्रेशन नहीं होती और एंजाइटी नहीं होती। इसीलिए इस दवा को पैनिक डिसऑर्डर के अंदर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो सोशली मिलते हुए खौफ परेशानी का शिकार होते हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ऐसे मरीज़ जो किसी भी इंसान से मिलने जुलने से खौफ और परेशानी का शिकार होते हैं उनको भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग डोज 5 mg होती है, जो मर्ज़ की नौइयत को देखते हुए और मरीज़ की जिस्मानी कैफियत को देखते हुए उसका इस्तेमाल 10 mg तक भी करवाया जा सकता है और 20 mg तक भी करवाया जा सकता है। इस दवा की एक बात यह है कि इसको फ़ौरी तौर पर ख़ुद से रोक नहीं देना चाहिए, खुद से इसका जो इस्तेमाल है वो तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका दवा का इस्तेमाल ख़ुद से फ़ौरन तर्क कर दिया जाए तो जो पुरानी कैफियत है ना सिर्फ वो वापस आ सकती है बल्कि बाज़ औक़ात वो ज़्यादा शिद्दत के साथ, वर्स कंडीशन के साथ वापस आती है और मरीज़ पहले से ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा होता है, पहले से ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला जाता है और एंजाइटी में चला जाता है। इसलिए इस दवा का इस्तेमाल जब डॉक्टर कहे तो उस वक्त तर्क करना चाहिए और डॉक्टर भी इस दवा का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। पहले 20 mg अगर कोई मरीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है उसको 10 mg पर लेकर आते हैं, उसके बाद 5 mg पे लेके जाते हैं, फिर एक दिन छोड़ के इसका इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से इस दवा का इस्तेमाल तर्क किया जाता है। ऐसे मरीज़ जो जिगर के मसाइल का शिकार होते हैं उनमें 10 mg से ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मसाइल का शिकार होते हैं उसमें इन दवा का इस्तेमाल करने से कोई मुज़ायका नहीं है, वो 10 mg, 20 mg तक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट में ब्लड विजन, आंखों से धुंधला नज़र आना, रेस्टलेसनेस की कैफियत, डायरिया की कैफियत, बाज़ मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ड्राई माउथ, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, वॉमिटिंग, दिल घबराना, ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन दवा के 3 से 4 दिन के मुसलसल इस्तेमाल के साथ ये साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं। कुछ मरीज़ें महसूस करते हैं कि उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। ऐसे मरीज़ जो इस दवा का इस्तेमाल 4 से 5 दिन करते रहे हैं और फिर भी उनको महसूस हो रहा हो कि उनके दिल की धड़कन बेतरतीब है या ज़्यादा है, तो उनको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो इस दवा के कोई मुतबादिल दवा इसकी जगह दे सके। इसके सेक्सुअली जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें लॉस ऑफ लिबिडो होती है, शहवत की कमी हो सकती है,
اور بعض مریضوں کے اندر جو ایجیکولوشن ٹائم ہے، انزال کا وقت ہے، وہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی زیادہ مقدار اوور ڈوز لے لی جائے تو سویٹنگ ہو سکتی ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، انسان کومے میں جا سکتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی جو دوا کی مقدار ہے اس سے 6 یا 7 گنا سے زیادہ اس دوا کا استعمال کر لیں۔ یہ دوا کھانے کے فوراً بعد معدے میں جاتی ہے اور ایبزارپشن ہو جاتی ہے۔ یہ 12 سے لے کے 26 گھنٹے تک جسم کے تمام حصوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس دوا کا اخراج گردوں کے رستے پیشاب کے ذریعے ہوتا ہے اور 30 گھنٹے کے بعد مکمل دوا جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر کے مریضوں کو اس دوا کا استعمال کروایا جائے تو بہتر نتائج ملتے ہیں۔ ایسے مریض جو شوگر کا بھی شکار ہوں اور ٹینشن اور ڈپریشن بھی ہو، اگر ان میں ان دوا کا استعمال کرایا جائے تو شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہتر مددگار ثابت ہوتی ہے، چونکہ ان مریضوں کی جو ڈپریشن ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، نتیجتاً شوگر کا لیول بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جو ہائپومینیا کا شکار ہو چکے ہیں اس دوا کے استعمال سے، یعنی کہ ان کا کانفیڈنس لیول غیر معمولی حد تک زیادہ ہو چکا ہو، وہ اوور کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے لگے ہوں، بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے لگے ہوں، بے خوفی سے کا شکار ہو چکے ہوں اور اوور ایکٹنگ کی طرف چلے گئے ہوں، تو ایسے مریضوں میں اس دوا کا استعمال روک دینا چاہیے، اپنے ڈاکٹر کو مطلع کرنا چاہیے تاکہ وہ کم بقدرے جو ہوتا ہے آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے اس دوا کا استعمال روک دے، کیونکہ اس کنڈیشن کے اندر اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے مریض جو اس دوا کا استعمال کرتے رہے ہوں اور ان کو بعض اوقات سویئر قسم کی کنفیوژن ہو چکی ہو، ان کو یہ تک نہ پتہ چلے میں کون ہوں، کہاں ہوں، میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، یا ان کا سر چکرائے اور بعض اوقات وہ گر جائیں، تو ایسی کنڈیشن میں بھی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس دوا کا کوئی متبادل دے سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔